चैप्टर 4 का ये सेकंड भाग है। इसके पहले भाग में बताया गया था एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताए थे। 2-3 रोग के बारे में बताया गया था। इस सेकंड में भी कुछ और रोग है, जिसमें एक डेंगू। इस रोग के बारे में हम सब जानते हैं, ये बरसात के बाद फैलता है। कलकत्ता में सबसे पहले इस रोग को देखा गया था। सबसे पहला जो व्यक्ति पकड़ाया था, डेंगू के चपेट में आया था, वो कलकत्ता का ही था। एडिस मच्छर के काटने से यह रोग होता है। तुम लोगों को पता है, मच्छर एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस, 3 ठो मच्छर है। तो जो एडिस मच्छर है, इसके काटने से होता है। किंतु वर्तमान में अब बताया जा रहा है कि कोई अगर रोगी है डेंगू का, उसको अगर एनोफिलिस मच्छर भी काटकर किसी दूसरों को काटता है तो उसे भी डेंगू हो सकता है। इस रोग का कारण एडिस मच्छर जो वाहक है वो स्लावी नामक वायरस है। उस वायरस का नाम है स्लावी। तो यही वायरस इस रोग का कारण है। मच्छर इसका वाहक है। इसका लक्षण है, इसमें बहुत तेज बुखार आता है, सिर में दर्द रहेगा, शरीर के विभिन्न गांठ है, जैसे घुटना है, केहुनी है, कंधा है, अंगुलियों में जितने भी गांठ है सब में दर्द होंगे। तुम लोगों को अभी शायद पता नहीं है, ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो ये प्लेटलेट्स की संख्या को लगातार खत्म करता रहता है। जनरली ये 1.5 लाख से 3 लाख के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये इसकी संख्या को लगातार घटाते रहता है। तो हमारी मृत्यु का कारण यही बन जाता है। और ये डब्ल्यूबीसी को भी कम कर देता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है, ये रोग से लड़ने की क्षमता हमारे में पैदा करती है। तो इसको भी कम कर देने से रोग की क्षमता हमारी कम हो जाती है। ऐसे डेंगू जब होता है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, लेकिन हमें पपीते के पत्ते का रस, गिलोय का रस और बकरी का दूध का भी इस्तेमाल करता रहना चाहिए, जिससे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती रहती है। ये अपना घर में उपचार हम कर सकते हैं और बढ़ने पर डॉक्टर से सलाह ले लेंगे। मच्छरदानी का उपयोग करेंगे हम लोग, इसमें सोएंगे तो मच्छर नहीं काटेगा। या गुड नाइट का कॉयल है या गुड नाइट का रिफिल है, इसको जला कर भी रख सकते हैं। और आसपास अगर गंदगी फैल रही हो, गंदा पानी जमा हो, तो उसमें ये मच्छर अंडा देती है, जिससे इसकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है। ऐसे कहा जाता है कि एडिस मच्छर ये दिन के ही समय निकलते हैं और बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं। इसीलिए हमें कपड़ा सब ढका हुआ ऐसा पहनना चाहिए कि हाथ पैर हमारा सब ढका हो। दूसरा रोग है प्लेग। अब तो ये बहुत कम दिखाई पड़ता है। ये चूहे के माध्यम से फैलता है। ये चूहे के शरीर में ये वाई पेस्टिस नामक बैक्टीरिया रहता है। ये अगर किसी को हुआ तो अब ये वाई पेस्टिस नामक बैक्टीरिया उससे पूरे गांव में, शहर में फैल जाता था। अब तो ये दिखाई नहीं पड़ा, बहुत दिन पहले गुजरात में दिखाई पड़ा था। तो अब तक ये फिलहाल इसका केस बहुत कम आता है। इससे फेफड़े में संक्रमण होता है। हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा है, ये इससे गड़बड़ हो जाता है। शरीर में खून की कमी होने लगती है, विभिन्न भागों में दर्द होने लगता है, उल्टी या वोमिटिंग होने लगता है, खांसी भी आने लगेगा और खांसी के साथ खून भी गिरने लगेगा। हालांकि बताया गया था कि खून टीबी में भी गिरता है। और प्लेग का टीका लगाकर इसे हम लोग बचा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग का अभी ये प्लेग का टीका उतना मिलता नहीं है। यहाँ पर हम लोग को अन्य रोगों का टीका दिया जाता है। ये अभी प्लेग उतना कारगर नहीं है। स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक कहते हैं, ऐसे इसको कुछ भाषा में बड़ी माता भी कहते हैं। इसको ईश्वर का प्रकोप भी मानते हैं। इसमें शरीर में तेज बड़े बड़े फोड़े फुंसी की तरह हो जाते हैं। यह वायरस से होने वाला रोग है और इससे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े आ जाएंगे, बड़ा बड़ा फोड़ा घाव की तरह होगा, तेज बुखार आएगा और इसको होने पर 90% लगभग लोग मर जाते हैं। और जो बच जाते हैं
वो एक आंख का अंधा, चाहे दोनों आंख का अंधा या बहरा या दिमाग गड़बड़, ऐसे कुछ हो जाता है। अब ये इसका भी टीका निकल चुका है, जो हम लोगों को दिया गया है, तुम लोग को नहीं मिला है, हम लोगों को ये दिया गया है, जिससे स्मॉल पॉक्स अभी नहीं फैलता है। अब जो भारत सरकार इसको टीका देकर इसे भारत से निर्मूल कर दिया, मतलब कि अब ये केस भारत में दिखाई नहीं पड़ता है, इक्का दुक्का दिखाई पड़ जाता है। डॉक्टर जेनर, पहले बता दें कि डॉक्टर जेनर ने ही इसके टीका का आविष्कार किया था, ये शायद पहले मैं बताया हूँ। तो ये था स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं, और आजकल जो होता है वो चिकन पॉक्स है। इसका बाद का रोग है डायरिया। डायरिया जो है ये दूषित जल, गंदा पानी पीने से, असुरक्षित भोजन, भोजन बासी है या जहाँ बन के रखा हुआ है वो जगह अच्छा नहीं है, उस पर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो चूहा घूम रहा है, तो कॉकरोच घूम रहा है, तो इस तरह का जो गंदा भोजन है वो खाने से डायरिया होता है। इसका कारण रोटा नामक वायरस है, ROTA, रोटा नामक एक वायरस है जो डायरिया का कारण है। और इस रोग में बार बार वॉमिटिंग और लूज मोशन, पतला लेट्रिन होता है, वॉमिटिंग उल्टी होता है, जिसके वजह से शरीर का अधिकांश जल तो बाहर निकलता ही है, जल के साथ बहुत से हमारे शरीर में लवण होते हैं, साल्ट्स होते हैं, ये साल्ट की भी कमी हो जाती है। तो अगर प्रारंभिक अवस्था में हम लोग घर में हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको ORS कहते हैं, इसको हम लोग 1 लीटर साफ पानी में थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक और संभव हो तो 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाकर उस रोगी को बार बार पिलाते रहना चाहिए। और अगर ठीक नहीं होता है तो उसको हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में ले जाकर उसको सुई के द्वारा लोग सैलाइन और जल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज का जल, उसमें कुछ नमक लवण की मात्रा भी रहती है, जिससे ये रोगी को आराम मिलता है। ये था डायरिया। इसके बाद अभी कुछ एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ देशों में ये फैला था, इसका नाम था SARS, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये भारत में भी कुछ कुछ फैला था। इसमें तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो मास्क लगाकर ही, मास्क का प्रयोग करके ही हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। जैसे कोरोना में हुआ था, हम लोग किसी वस्तु को छूते नहीं थे और मास्क का प्रयोग करते थे, तो ये कुछ समय के लिए फैला था, फिलहाल अभी नहीं है। इसके बाद है अस्थमा। हालांकि अस्थमा अलग चीज़ है, इसको दमा कहते हैं, लेकिन तुम्हारे किताब में ट्यूबरकुलोसिस को ही अस्थमा लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्षय रोग या तपेदिक रोग कहते हैं। अंग्रेजी नाम है ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी नाम है क्षय या तपेदिक, और इसको तुम्हारे किताब के अनुसार ये अस्थमा है, जो हमको उचित नहीं लग रहा है। अस्थमा दमा का रोग है, हालांकि वो भी फेफड़ा का रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है या ट्यूबरकुलोज, इस रोग का कारण ये बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया से ये रोग फैलता है और यह हमारे फेफड़े को, रक्त को और हड्डी को भी प्रभावित करता है। 3 जगह इसका प्रभाव अधिक देखता है। किसी को लंग्स का, फेफड़े का होता है ट्यूबरकुलोसिस, किसी को ब्लड का होता है, किसी को बोन मैरो का होता है। और इसका लक्षण क्या है? दिन भर तो उतना बुखार नहीं रहेगा, लेकिन शाम होते होते बुखार शुरू हो जाता है। खांसी अगर है तो खांसी के साथ खून की भी उल्टी होने लगती है, काफ़ी थकान होने लगता है, कमजोरी होने लगती है, भूख नहीं लगती है, शरीर का वजन कम जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। ये सब इसका लक्षण है। अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। पहले कोई इसका दवा वगैरह नहीं था, लेकिन आजकल इसका इलाज है। इसके लिए सबसे बढ़िया है DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये बहुत से गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये संस्था है। वहाँ जाने पर टीबी के लिए ब्लड टेस्ट, एक्सरे, दवा, बेड की व्यवस्था सब कुछ मुफ्त में की जाती है। तुम्हारे आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे बता देना कि टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी के पास जो लक्ष्मी सिनेमा है, उस रास्ते से आगे बढ़ने पर ये डॉट्स है, वहाँ पर ये टीबी का इलाज बिना पैसा का ही होता है। तो ये था टीबी अस्थमा के बारे में। 3 रोग और बचा हुआ है। एक है हेपेटाइटिस,
ये लीवर का ही रोग है। तुम लोग जॉन्डिस का नाम सुने होगे, इसको पीलिया कहते हैं। वही अगर उसको काफ़ी एडवांस हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है, तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, ए बी सी डी और ई। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। यह भी वायरस से होने वाला रोग है। ये वायरस हमारे लीवर को नष्ट कर देता है। लीवर हमारा ऐसा अंग है कि अगर इसका 40% या 50% भाग भी नष्ट हो जाता है तो हमारा शरीर उसको पुनः बना सकता है। एकमात्र लीवर ही है और हमारा अमाशय का भीतरी दीवार, इसको हम लोग फिर से बना सकते हैं। तो लीवर भी है, लेकिन इसको अधिक मात्रा में ये खराब कर देता है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये दूषित भोजन, गंदा भोजन, संक्रमित जल, गंदा जल से अधिक होता है। इसके बाद बी, सी और डी, ये 3 ठो है। ये संक्रमित लोगों को रक्त के माध्यम से, अगर कोई जिसको ये सब तीनों हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, तो उसको अगर ब्लड चढ़ाया गया या उसके सुई का उपयोग हमारे में भी किया गया। इसीलिए आजकल सब डिस्पोजेबल सिरिंज होता है, एक बार यूज करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। फिर भी किंतु कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं, उन सबको बढ़िया से धोकर फिर से बाज़ार में बेच देते हैं। तो वैसा रक्त अगर किसी को दिया गया सुई, तो वो सुई यूज करने से हम लोगों को भी ये हो सकता है। इसमें जॉन्डिस बता चुके थे, पीलिया कहते हैं। उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा, बुखार होगा, और ये इसका लक्षण है हेपेटाइटिस का। ये बहुत दिन तक रह सकता है। ऐसे रोगी को अधिक समय तक आराम करना चाहिए। तेल, घी, मसाला, इसको एकदम बंद कर देना चाहिए। उबला हुआ खाना, साधारण खाना खाना चाहिए। और बी और जो हेपेटाइटिस बी और सी है, संक्रमण से बताया जाता है कि 2010 से लेकर 14 तक कई लाख लोग हमारे देश में मरे हैं। इसको 28 जुलाई को प्रत्येक साल हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को प्रत्येक साल हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो ये था हेपेटाइटिस का। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा, इसको हम लोग सिंपल में फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा यह वायरस से होने वाला रोग है। पहले हम बताए थे कि वायरस से जो रोग होता है उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला रोग है। इसमें छींक बहुत आती है, आँख से पानी गिरने लगता है, नाक लाल हो जाता है। खांसी और कफ के माध्यम से भी, मान लो किसी व्यक्ति को खांसी है, कफ है, जिसको इन्फ्लुएंजा है, वो उसके आसपास हम रह रहे हैं, वो छींक रहा है, खांस रहा है, या उसका रुमाल या उसका गमछा यूज कर रहे हैं, तो ये हमें भी हो सकता है। इसका लक्षण है कि बुखार रहेगा, आँख से नाक से पानी आएगा ही, बुखार रहेगा, जब तक पसीना भी आने लगेगा, पूरा शरीर में कंपन होगा, शरीर कांपेगा, सिर में दर्द होगा, प्रत्येक जोड़े, घुटनी, केहुना, टखना, अंगुलियों सब में दर्द होने लगेगा, कमजोरी अनुभव होगा, उल्टी वॉमिटिंग होने लगेगी, और डायरिया का जो लक्षण है, उल्टी वॉमिटिंग, लूज मोशन, वह भी होने लगेगा। ये इन्फ्लुएंजा का लक्षण है। इसमें कोई एंटीबायोटिक कार्य नहीं करता है। और पूर्ण विश्राम, इसके लिए पूर्ण विश्राम करना चाहिए उसको। अधिक पानी पीकर इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। कोई एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करता है। और लास्ट है एड्स, AIDS, इसको हम एड्स कहते हैं। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है एड्स का। ये बहुत भयानक बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण भी होता है। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो देखता है कि HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर HIV पॉजिटिव है तो बहुत से हॉस्पिटल्स को भर्ती नहीं लेते हैं, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे में रोग से लड़ने की एक क्षमता होती है, पहले बताए हैं, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस रोग को, क्षमता को सबसे पहले तो ये वायरस नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो कोई रोग हमको आसानी से हो जाता है। इसके वजह से अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, बुखार, दर्द, गला दर्द,
वजन में कमी, ये सब लक्षण इसमें आने लगते हैं। और अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। अब तक इसका बढ़िया से सही इलाज नहीं हो पाया है एड्स का। एक और कैंसर भी है, उसका कुछ हद तक अभी इलाज संभव हुआ है। उसको हम लोग केमोथेरेपी देकर उसको कुछ हद तक ठीक किया जाता है, लेकिन एड्स का वर्तमान में अभी कोई इसका इलाज नहीं है। तो ये सब था तुम्हारा इस पाठ का, 4 पाठ का। इसमें हम कई रोग के बारे में भी जाने हैं और तुम लोग भी बढ़िया से समझकर अपने आसपास के लोगों को इनके बारे में बता सकते हो।